आप सुन रहे हैं रास्ते का कांटा। प्यार में लड़के और लड़की का हम उम्र होना बड़ी आम सी बात है, लेकिन अगर ये हम उम्र जोड़ा मामा भांजी का हो, तब रिश्तों में उलझी ये लव स्टोरी क्या सुलझ पाएगी या फिर अपनी ही आग में झुलस जाएगी? सुनते हैं कहानी रास्ते का कांटा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में एक गांव है, ताला रुकनुद्दीनपुर। पवन सिंह इसी गांव में रहता था। 14 सितंबर 2020 की शाम पवन सिंह अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले परेशान होने लगे कि बिना बताए अचानक कहां चला गया। किसी अनहोनी की आशंका से उनके दिल धड़कने लगे। समय के साथ धड़कनें और बढ़ने लगी। पवन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। पवन की तलाश अगले दिन 15 सितंबर को भी की गई, लेकिन पूरा दिन निकल गया, पवन का कोई पता नहीं लगा। 16 सितंबर को पवन के भाई लवलेश बहादुर को उसके मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाश की फोटो मिली। फोटो लवलेश के एक परिचित युवक ने भेजी थी। लाश की फोटो देखी तो लवलेश फपक कर रो पड़ा। फोटो पवन की लाश की थी। दरअसल पवन की लाश पीपा पुल के पास बेहटा घाट पर मिली थी। लवलेश के उस परिचित ने लाश देखी तो उसकी फोटो खींचकर लवलेश को भेज दी। जानकारी होते ही लवलेश घर वालों और गांव के कुछ लोगों के साथ बेहटा घाट पहुंच गया। लाश पवन की ही थी। पीपा पुल गोमती नदी पर बना था। गोमती के एक किनारे पर गांव ताला रुकनुद्दीनपुर था तो दूसरे किनारे पर बेहटा घाट। लेकिन बेहटा घाट थाना सुबेहा में नहीं, थाना असंद्रा में आता था। लवलेश ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में एसपी यमुना प्रसाद और 3 थानों असंद्रा, हैदरगढ़ और सुबेहा की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पवन के शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे और लाश फूली हुई थी। एसपी यमुना प्रसाद ने लवलेश से आवश्यक पूछताछ की तो पता चला कि वो अपनी हीरो पैशन बाइक से घर से निकला था। बाइक पुल वह आसपास कहीं नहीं मिली। पवन वहां खुद आता तो बाइक भी वहीं होती। इसका मतलब था कि वो खुद अपनी मर्जी से वहां नहीं आया था। जाहिर था कि उसकी हत्या करके लाश वहां फेंकी गई थी। पवन की बाइक की तलाश की गई तो बाइक कुछ दूरी पर टीकाराम बाबा घाट पर खड़ी मिली। ये क्षेत्र हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में आता था। वारदात की पहल वहीं से हुई थी, इसलिए एसपी यमुना प्रसाद ने घटना की जांच का जिम्मा हैदरगढ़ पुलिस को दे दिया। हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लवलेश को साथ लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने लवलेश की लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध भादंगवी की धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह पता नहीं चल पाई। इंस्पेक्टर रघुवंशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। उन्होंने पवन की पत्नी शिमी उर्फ निशा और भाई लवलेश से कई बार पूछताछ की, लेकिन कोई भी अहम जानकारी नहीं मिल पाई। पवन के विवाह के बाद ही उसकी मां ने घर का बंटवारा कर दिया था। पवन अपनी पत्नी निशा के साथ अलग रहता था, इसलिए घर के अन्य लोगों को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था। जब कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा तो इंस्पेक्टर रघुवंशी ने अपनी जांच पवन की पत्नी पर टिका दी। वो उसकी गतिविधियों की निगरानी कराने लगा। घर आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी तो एक युवक उनकी नजरों में चढ़ गया। वो पवन के गांव का ही अजय सिंह उर्फ बबलू था। अजय का पवन के घर काफी आना जाना था। वो घर में काफी देर तक रुकता था। अजय के बारे में और पता किया गया तो पता चला कि अजय ने ही पवन से निशा की शादी कराई थी। निशा अजय की बहन की जेठानी की लड़की थी, यानी रिश्ते में वो अजय की भांजी लगती थी।
पहले तो उनको यही लगा कि अजय अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उन्हें दोनों के संबंधों पर संदेह होने लगा। रघुवंशी ने उन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला दोनों के बीच हर रोज काफी देर तक बातें होती थी। दोनों के बीच जो रिश्ता था उसमें इतनी ज्यादा बात होना दाल में काला होना नहीं, पूरी दाल ही काली होना साबित हो रही थी। 7 फरवरी 2021 को इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने अजय को टीकाराम मंदिर के पास से और निशा को गांव अलमापुर में उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। जिला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में अजय सिंह उर्फ बबलू रहता था। अजय के पिता का नाम मान सिंह था और वो पेशे से किसान थे। अजय 3 बहनों में सबसे छोटा था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद अजय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगा था। निशा उर्फ शिमी अजय की बड़ी बहन अनीता की जेठानी की लड़की थी। शिमी के पिता चंद्रशेखर सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के भिकरा गांव में रहते थे। वो दिव्यांग थे, किसी तरह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। निशा की एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई बबलू और मोनू थे। बबलू पंजाब में फल की दुकान लगाता था। मोनू सऊदी अरब काम करने चला गया था। निशा अलमापुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। हम उम्र अजय और निशा रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। जहाँ निशा हसीन थी वहीं अजय भी खूबसूरत नौजवान था। निशा ने 11वीं तक तो अजय ने इंटर तक पढ़ाई की थी। दोनों जब भी मिलते एक दूसरे के मोहपाश में बंध जाते। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि वो अपनी चाहत को जता भी नहीं सकते थे। लेकिन चाहत किसी भी उम्र और रिश्ते को कहाँ मानती है। वो तो सिर्फ अपना ही एक नया रिश्ता बनाती है, जिसमें सिर्फ प्यार होता है, ऐसा प्यार जिसमें वो कोई भी बंधन तोड़ सकती है। दोनों बैठकर खूब बातें करते। बातें जुबान पर कुछ और होती, लेकिन दिल में कुछ और। आंखों के जरिए दिल का हाल दोनों ही जान रहे थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। दोनों की चाहत उन्हें बेचैन किए रहती थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन प्यार के इजहार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। आखिरकार अजय ने सोच लिया कि वो अपने दिल की बात निशा से करके रहेगा। संभव है निशा किसी वजह से कह ना पा रही हो। अगली मुलाकात में जब दोनों बैठे तो अजय निशा के काफी नजदीक बैठा। निशा के दाहिने हाथ को वो अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बोला, निशा, काफी दिनों की तड़प और बेचैनी का दर्द सहने के बाद आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहकर अजय चुप हो गया। निशा अजय के अंदाज से ही जान गई कि वो आज तय करके आया है कि अपने दिल की बात जुबान पर लाकर रहेगा। इसलिए निशा ने उसके सामने अनजान बनते हुए पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बेचैन रहे और तड़पते रहे, मुझसे कहने से हिचकते रहे? अजय ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोला, मेरा दिल तुम्हारे प्यार का मारा है, तुम्हें बेहद चाहता है, दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। इसके चक्कर में मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। आंखों में नींद कभी अपना बसेरा नहीं कर पाती। मेरी इस हालत को तुम ही ठीक कर सकती हो, मेरा प्यार स्वीकार करके। बोलो, करोगी मेरा प्यार स्वीकार? मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारे प्यार के फूल तो कब के खिल चुके थे, लेकिन रिश्ते की वजह से और नारी सुलभ लज्जा के कारण मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। इसलिए सोच रही थी कि तुम ही प्यार का इजहार कर दो तो बात बन जाए। तुम भी शायद रिश्ते की वजह से ही हिचक रहे थे, तभी इजहार करने में इतना समय लगा दिया। निशा, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे चाहती हो और तुमने भी मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। नाम का ये रिश्ता तो दुनिया का बनाया हुआ है, उसे हमने तो नहीं बनाया। हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, ना कि दूसरे लोग। रिश्ता हम दोनों के बीच वही रहेगा जो हम दोनों बना रहे हैं, प्यार का रिश्ता। निशा अजय के सीने से लग गई। अजय ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ पा लिया था, इसलिए उन दोनों के चेहरे खिले हुए थे।
कुछ ही दिनों में दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। समय के साथ दोनों का रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला गया। दोनों जानते थे कि वो विवाह के बंधन में नहीं बंध पाएंगे, फिर भी अपने रिश्ते को बनाए रखे थे। निशा का विवाह उसके घर वाले कहीं और करें और निशा उससे दूर हो जाए, उससे पहले अजय ने निशा का विवाह अपने ही गांव में किसी युवक के साथ कराने की ठान ली, जिससे निशा हमेशा उसके पास रह सके। पवन सिंह अजय के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में ही रहता था। पवन के पिता दानवीर सिंह चौहान की 2008 में मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में माँ शांति देवी उर्फ कमला और 3 बड़ी बहनें और 3 बड़े भाई थे। अजय ने निशा का विवाह पवन से कराने का निश्चय कर लिया। अजय ने इसके लिए अपनी ओर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। 2012 में दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद निशा का विवाह पवन से हो गया। निशा मौसी के घर से अपने पति पवन के घर आ गई। विवाह के बाद पवन की मां ने बंटवारा कर दिया। पवन निशा के साथ अलग रहने लगा। इसके बाद पवन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पवन पिकअप चलाने लगा, लेकिन अधिक आमदनी हो नहीं पाती थी। जो होती थी वो उसे दारू की भेंट चढ़ा देता था। कालांतर में निशा ने एक बेटी शिवांशी और एक बेटे अंश को जन्म दिया। अजय ने भी निशा के विवाह के 1 साल बाद फैजाबाद की एक युवती जया से विवाह कर लिया था। जया से उसे एक बेटा था, लेकिन निशा और अजय के संबंध बदस्तूर जारी थे। पवन शराब का इतना लती था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे तो पवन निशा के जेवर गिरवी रखाया। मिले पैसों से वो शराब पी गया। वो जेवर निशा को अजय ने दिए थे। पवन की हरकतों से निशा और अजय बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी को दूर करने का तरीका भी उन्होंने खोज लिया। दोनों ने पवन को दुबई भेजने की योजना बना ली। इससे पवन से आसानी से छुटकारा मिल जाता। उसके चले जाने से उसकी हरकतों से तो छुटकारा मिलता ही, साथ ही दोनों बेरोक टोक आसानी से मिलते भी रहते। निशा और अजय ने मिलकर अयोध्या जिले के भीलसर निवासी कलीम को 70,000 रुपए देकर पवन को दुबई भेजने की तैयारी की, लेकिन दोनों की किस्मत दगा दे गई। लॉकडाउन लगने के कारण पवन का पासपोर्ट और वीजा नहीं बन पाया। पवन को दुबई भेजने में असफल रहने पर उससे छुटकारा पाने का दोनों ने दूसरा तरीका जो निकाला वो था पवन की मौत। अजय ने निशा के साथ मिलकर पवन की हत्या की योजना बनाई। 13 दिसंबर को अजय ने पवन से कहा कि वो बहुत अच्छी शराब लाया है, उसे कल पिलाएगा। अच्छी शराब मिलने के नाम से पवन की लार टपकने लगी। अगले दिन 14 सितंबर की रात 9 बजे पवन अपनी बाइक से अजय के घर पहुंच गया। वहां से अजय उसे टीकाराम बाबा के पास वाले तिराहे पर ले गया। अजय ने वहां से उसे 2 बोतल देसी शराब पिलाई। पिलाने के बाद वो उसे पीपा पुल पर ले गया। वहां पहुंचते पहुंचते पवन बिल्कुल अचेत हो गया। अजय ने उसे उठाकर गोमती नदी में फेंक दिया। उसके बाद वो घर लौट गया, लेकिन अजय और निशा की होशियारी धरी की धरी रह गई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया। वहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। माशूका की खातिर। चचेरे भाई की मौत के बाद भैरव भाभी रूपा की तरफ झुकने लगा। सफेद साड़ी के बीच लिपटी रूपा का मन उसे रंगीन दिखता था, और जब प्रेम का निमंत्रण रूपा की तरफ से आया तो भैरव भी खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भैरव को अपने रिश्ते नासूर लगने लगे? सुनते हैं कहानी माशूका की खातिर। 3 अक्टूबर 2017 को भैरवनाथ के छोटे बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने इस अवसर पर घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था।
उस पार्टी में भैरवनाथ ने बोकारो से अपने पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री देवी को भी धनबाद में अपने कमरे पर बुला लिया था। पार्टी में भैरवनाथ ने कॉलोनी में रहने वाले अपने कुछ जानने वालों को भी बुलाया था। देर रात तक चली पार्टी में भैरवनाथ के बच्चों ने भी खूब मजे किए। बच्चों के साथ बड़ों ने भी इस मौके पर खूब डांस किया था। कुल मिलाकर पार्टी सबके लिए यादगार रही। पार्टी एंजॉयमेंट से घर के सभी लोग थक गए थे। उनकी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, इसीलिए वे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। थकान की वजह से उन्हें जल्द ही नींद भी आ गई। अगली सुबह रोजमर्रा की तरह घर में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद उठे। देखा घर में सन्नाटा पसरा था। उन्होंने सोचा कि रात काफी देर तक बच्चों ने पार्टी का आनंद लिया था, उसकी थकान की वजह से देर तक सो रहे हैं। यही सोचते हुए वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस घर लौटे तो घर में वैसा ही सन्नाटा था जैसा जाने से पहले था। ये देखकर उनका माथा ठनका। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बहू अनुपमा और बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं। वो बच्चों को उठाना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद पहले बेटे भैरवनाथ के कमरे तक गए तो उसके कमरे पर बाहर से सिटकनी बंद मिली। ये देखकर वे चौंक गए कि सुबह सुबह बेटा और बहू बच्चों को लेकर कहाँ चले गए, जबकि बाहर जाते हुए वो उन्हें दिखाई भी नहीं दिए थे। सिटकनी खोलकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे से भीतर झांका तो बुरी तरह चौंके। बेड पर बहू अनुपमा और दोनों बच्चों की रक्त रंजित लाशें पड़ी थी। वे चीखते हुए उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। चीखने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी गायत्री देवी की नींद टूट गई। वो तेजी से उस ओर लपकी जिस तरफ से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि आंगन के पास उनके पति खड़े थर थर कांप रहे थे। अभी भी गायत्री ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो कांप रहे हैं। उन्होंने पति को झकझोरते हुए पूछा, क्या हुआ? अरे भैरव की माँ, गजब हो गया, किसी ने बहू और दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। बिस्तर पर तीनों की लाशें पड़ी हैं, कहकर राजेंद्र प्रसाद जोर जोर से रोने लगे। इतना सुनना था कि गायत्री भी रोने बिलखने लगी। वो रोती हुई बोली, अरे भैरव को बुलाओ, देखो कहाँ है। घर में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भैरवनाथ के घर में सुबह सुबह रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो वो भी परेशान हो गए। इंसानियत के नाते कुछ लोग भैरवनाथ के घर जा पहुंचे। कमरे में 3-3 लाशें देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद तो देखते देखते वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए। दिल दहला देने वाली घटना को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उसी दौरान किसी ने 100 नंबर पर फोन करके सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। धनबाद की न्यू कॉलोनी जहां ये घटना घटी थी वो क्षेत्र बरवा अड्डा के अंतर्गत आता है, इसीलिए पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना थाना बरवा अड्डा को प्रसारित कर दी गई। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही बरवा अड्डा के थाना प्रभारी मनोज कुमार, SI दिनेश कुमार और अन्य पुलिस वालों के साथ न्यू कॉलोनी पहुंच गए। ये जानकारी उन्होंने SP पीयूष कुमार पांडे और DSP मुकेश कुमार महतो को भी दे दी। सूचना देकर उन्होंने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी मनोज कुमार ने राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी से पूछताछ की। उनसे पता चला कि भैरवनाथ सुबह से ही गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर थाना प्रभारी का माथा ठनका। लाश के पास धमकी भरा पत्र भी मिला। छानबीन के दौरान घटनास्थल से आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लाल स्याही से लिखा धमकी भरा 3 पन्नों का खत मिला। खत सिरहाने दूध की बोतल के नीचे दबाकर रखा गया था। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। इसमें अज्ञात ने राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी थी। गवाही देने के चलते तुम्हारे बेटे भैरवनाथ का अपहरण करके ले जा रहे हैं, उसकी भी लाश मिल जाएगी। तुम्हारे बेटे ने 1 लाख दिया है,
2 लाख रुपए देकर इसे ले जाना। पुलिस को इसकी सूचना नहीं देना, वरना अंजाम और भयानक हो सकता है। पत्र पढ़कर पुलिस को किसी साजिश की आशंका होने लगी। पुलिस को शक था कि भैरवनाथ ने ही हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जांच को गुमराह करने के लिए ये पत्र लिखा है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन करने लगी। राजेंद्र प्रसाद से पुलिस ने भैरवनाथ का मोबाइल नंबर लिया। पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल की तो उसका मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मौके से बरामद पत्र को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसे जांच के लिए भेजा जा सके। लाशों का मुआयना करने पर पता चला कि तीनों की हत्याएं अलग अलग तरीके से की गई थी। अनुपमा का किसी चीज से गला घोटा गया था, जबकि दोनों बच्चों की हत्या गला रेत कर की गई थी। दूसरे कमरे में अनुपमा के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े मिले थे। अलमारी भी खुली हुई थी। लग रहा था कि जैसे उसमें से कुछ ढूंढा गया हो। सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड टीम ने घटनास्थल की जांच की। खोजी कुत्ता शव को सूंघने के बाद घर की सीढ़ी से छत के ऊपर गया और फिर नीचे उतरकर घर से करीब 250 मीटर दूर एक जुए के अड्डे तक पहुंचा। वहां शराब की बोतल और ग्लास मिले। टीम को शक हुआ कि हत्या के बाद हत्यारों ने यहां आकर शराब पी होगी। सूचना पाकर अनुपमा के पिता राजेंद्र राय परिवार के अन्य लोगों के साथ हजारीबाग के गैडाबर कट्टा से मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी और उसके बच्चों को भैरवनाथ, उसके पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री ने मिलकर मारा है। उनसे बातचीत करने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्यवाही पूरी करके जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, तभी अनुपमा के घर वालों ने पुलिस का विरोध करते हुए मांग की कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। घटना की सूचना पर विधायक फूलचंद मंडल, जिला पंचायत सदस्य दुर्योधन प्रसाद चौधरी, कांग्रेस नेता उमाचरण महतो आदि ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और एसपी पीयूष कुमार पांडे से हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही केस का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद ही घर वालों ने शव उठाने दिए। तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाशें उनके घर वालों को सौंप दी गईं। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में बताया कि किसी पतले तार से अनुपमा का गला घोंटा गया था, जबकि दोनों बच्चों अभय कुमार व आभा कुमारी का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे उनकी श्वास नली कट गई थी। आगे की जांच के लिए तीनों का विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने फरार उन्हीं के बेटे भैरवनाथ शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। उसे तलाश करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने अनुपमा के परिजनों से पूछताछ की तो उसके पिता राजेंद्र राय ने चौंका देने वाली बात बताई। दामाद भैरवनाथ से बेटी के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। बेटी के साथ वो अक्सर मारपीट करता था। मारपीट करता था? क्यों? इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने चौंकते हुए पूछा। मारपीट करने के पीछे कोई खास वजह थी क्या? जी सर, एक युवती से दामाद का अफेयर था। अनुपमा पति की करतूत को जान चुकी थी। वो ऐसा करने से मना करती थी। इसी बात से चिढ़कर वो उसे मारता पीटता था। वो युवती कौन है? उसका नाम पता वगैरह कुछ है? मनोज कुमार ने पूछा। हाँ है, सब कुछ है। युवती का नाम रूपा देवी है और उसका मोबाइल नंबर ये है। कहते हुए राजेंद्र राय ने पॉकेट डायरी निकालकर उसमें से रूपा का नंबर उन्हें बता दिया। थाना प्रभारी ने उसी समय अपने फोन से वो नंबर डायल किया तो वो नंबर बंद मिला। पुलिस टीम ने भैरवनाथ को पकड़ने के लिए उसके खास ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिरों को भी लगा दिया, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घटना हुए 9 दिन बीत गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस मायूस नहीं हुई
वो उसकी तलाश में जुट रही। 10वें दिन यानी 14 अक्टूबर 2017 को मुखबिर ने पुलिस को एक खास सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी भैरव नाथ ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो बोकारो के एक प्राइवेट अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। पुलिस टीम बिना समय गंवाए बोकारो रवाना हो गई। सबसे पहले बोकारो के उस अस्पताल पहुंची जहां भैरव नाथ का इलाज चल रहा था। वो वहीं मिल गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसीलिए डॉक्टरों की सलाह मानते हुए पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती रहने दिया और खुद उसकी निगरानी में लगी रही। 3 दिन बाद जब भैरव की हालत सामान्य हुई तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर धनबाद ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पत्नी और बच्चों की हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार निकली। 34 वर्षीय अनुपमा मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग के गैडाबर कट्टा की रहने वाली थी। उसके पिता राजेंद्र राय ने सन 2013 में बड़ी धूमधाम से उसकी शादी बोकारो के पुडरू गांव के रहने वाले भैरव नाथ शर्मा से की थी। भैरव के साथ अनुपमा हंसी खुशी से रह रही थी। बाद में वो एक बेटी और एक बेटे की मां भी बनी। जीविका चलाने के लिए भैरव नाथ पत्नी और बच्चों को लेकर बोकारो से धनबाद आ गया था और वहां न्यू कॉलोनी में किराए के 2 कमरे लेकर रहने लगा। उसने एक कारखाने में नौकरी कर ली। जब 2 पैसे की बचत होने लगी तो उसने माता पिता को अपने पास बुला लिया। माता पिता कुछ दिनों उसके पास और कुछ दिनों गांव में रहने लगे। बड़ी हंसी खुशी के साथ परिवार के दिन कटने लगे। ये बात सन 2015 के करीब की है। साल भर बाद भैरव नाथ और अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने दोनों की जिंदगी तिनके के समान बिखेर कर रख दी। घर की खुशियों में आग लगाने वाली उस तूफान का नाम था रूपा देवी। दरअसल रूपा देवी भैरव नाथ की चचेरी भाभी थी। उसका परिवार बोकारो के भाटडीह मुदहा में रहता है। 2 साल पहले उसके पति की लिवर कैंसर से मौत हो गई थी। उस दौरान भैरव ने चचेरे भाई की तीमारदारी में तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भाई को बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। भाई की मौत के बाद भैरव भाभी रूपा देवी का दुख देखकर टूट गया। उसे उस समय बड़ा दुख होता था जब वो जवान भाभी के तन पर सफेद साड़ी देखता था। सफेद साड़ी के बीच लिपटी रूपा का मन उसे रंगीन दिखता। दरअसल पति की तीमारदारी के दौरान रूपा का झुकाव भैरव की ओर हो गया था। रंगीन मिजाज भैरव ने भाभी के निमंत्रण को कबूल कर लिया था। एक दिन दोनों ने मौका देखकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। ड्यूटी से लौटकर आने के बाद भैरव सारा काम छोड़ मोबाइल लेकर घंटों तक रूपा से प्यार भरी बातें करने बैठ जाता था। पत्नी जब पूछती कि किससे बातें कर रहे हो तो वो इधर उधर की बातें कहकर टाल देता था। उसके दबाव बनाने पर वो उस पर चिल्ला पड़ता था। बात 1-2 बार की होती तो समझ में आती, लेकिन मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करना तो भैरव की दिनचर्या में ही शामिल हो गया। ड्यूटी से घर आने के बाद बच्चों का हालचाल लेना तो दूर, उनकी ओर देखता भी नहीं था और घंटों मोबाइल से चिपका रहता था। पति की इस हरकत ने अनुपमा को उस पर संदेह करने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि उसका पति उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। ये बातें ज्यादा दिनों तक कहाँ छिपती हैं। जल्द ही भैरव की सच्चाई खुलकर अनुपमा के सामने आ गई। इसके बाद अनुपमा ने घर में विद्रोह कर दिया। कलई खुलते ही भैरव नाथ के सिर से इश्क का भूत उतर गया। अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए पत्नी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि अब से ऐसा नहीं करेगा, गलती हो गई। पति के लाख सफाई देने के बावजूद अनुपमा ने पति की बातों पर यकीन नहीं किया। बच्चों को लेकर वो मायके चली गई। उसने माँ बाप से पति की करतूत बता दी। उस वक्त अनुपमा के पिता राजेंद्र राय ने भैरव नाथ से तो कुछ नहीं कहा, वो बेटी को ही समझाते रहे।
कि अगर पति को ऐसे ही छोड़ दोगी तो मामला बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। अपना गुस्सा थूक दो और पति के पास लौट जाओ। पर अनुपमा ने पति के पास लौटने से साफ इनकार कर दिया। राजेंद्र काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि दामाद ने जो किया है वो उचित नहीं है, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती हैं। उससे भी एक भूल हुई है, निश्चय ही उसकी ये पहली गलती है। अपनी भूल को सुधारने के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। उन्होंने बेटी को समझाया, जमाने भर की उसे नसीहत दी, तब जाकर वो पति के पास लौट जाने को तैयार हुई। उसके बाद राजेंद्र ने इस संबंध में दामाद से बात की, उसे समझाया कि उसने जो किया है वो गलत है। फिर कहा, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों का तनिक भी ख्याल नहीं आया। ससुर की बात सुनकर भैरव काफी शर्मिंदा हुआ। उसने ससुर से वादा किया कि उससे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये जून 2017 की बात है। 1 महीने अनुपमा मायके में रही। पिता के समझाने के बाद वो बच्चों को लेकर पति के पास धनबाद लौट आई। भैरवनाथ ने पत्नी को भरोसा दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भैरव फिर पुरानी हरकतें करने लगा, लेकिन इस बार सजग होकर, और पत्नी से छिपकर प्रेमिका रूपा से बातें करता था। फिर भी अनुपमा को पति पर शक हो गया कि वो अभी भी रूपा से बातें करता है। इस बार अनुपमा ने हजारीबाग के रेवाली के रहने वाले अपने ममेरे भाई विवेक राय से बात की। वो भी धनबाद में ही रहता था। विवेक ने किसी तरह उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि भैरव किसी एक नंबर पर ज्यादा बातें करता है। उस नंबर पर विवेक ने कॉल किया तो उसे एक महिला ने रिसीव किया। ये बात विवेक ने अनुपमा को बता दी। अब अनुपमा का शक यकीन में बदल गया कि भैरव के अभी भी रूपा से संबंध बने हुए हैं। इसके बाद रूपा को लेकर अनुपमा का पति से रोज झगड़ा होने लगा। घर की सारी बातें भैरव रूपा से बता देता था। उसे रूपा दिलो जान से मोहब्बत करती थी। उससे अलग रहने की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा ही हाल भैरव का भी था। वो रूपा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन रूपा भैरव के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, लेकिन पत्नी अनुपमा इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। भैरव भारी दबाव में था, इस कारण वो तनाव में रहने लगा। वो किसी भी हालत में रूपा को नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी पत्नी और बच्चे उसे रास्ते का कांटा दिखने लगे, क्योंकि उनके होते हुए वो रूपा को घर नहीं ला सकता था। अंत में उसने पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसे बेटे अभय के जन्मदिन का मौका सबसे अच्छा लगा। 3 अक्टूबर 2017 को भैरव के बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में उसके माँ बाप, मकान में रह रहे अन्य किराएदार, कुछ रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के अलावा रूपा भी आई थी। रूपा को जैसे ही अनुपमा ने देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। अनुपमा आग बबूला हो गई और रूपा से उलझ गई। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन बनी रूपा उसके पति के गले की हड्डी बन जाए। रूपा समझ गई थी कि अनुपमा उसे देखकर खुश नहीं है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो अपनी राह के रोड़े को जल्द से जल्द हटा हुआ देखना चाहती थी। रूपा पार्टी के दौरान भैरव को बार बार उकसाती रही कि मौका अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहरहाल रात 9:30 बजे केक कटा और खुशी का माहौल था। पार्टी के बाद बाहर के आए लोग अपने घरों को चले गए। रात 12:30 बजे बिजली गुल हो गई, जो करीब 2 बजे आई। तब तक घर के लोग जागे हुए थे। बिजली आने के बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। आभा और अभय दादी गायत्री देवी के कमरे में सो रहे थे। भैरव ने दादी के पास सो रहे बच्चों को अपने बेडरूम में पत्नी के पास लाकर सुला दिया, क्योंकि उसे अपनी योजना को अंजाम जो देना था।
उधर रूपा के आने से नाखुश अनुपमा पहले ही कमरे में आकर सो गई थी। बिजली आने के बाद रूपा अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चली गई ताकि उस पर कोई संदेह न करे। योजना के अनुसार तड़के 3 बजे के करीब भैरवनाथ दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा, कमरे से निकलकर बाहर आया। दूसरे कमरे में सो रहे माँ बाप के दरवाजे पर उसने सिटकनी चढ़ा दी। फिर लौटकर वो अपने कमरे में आया जहाँ पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जूते के फीते से पत्नी का गला उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिर बाजार से खरीद कर लाए चाकू से पहले बेटी आभा फिर अभय का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उस नराधम का ऐसा करते हुए एक बार भी हाथ नहीं कांपा। फिर सबूत छिपाने और खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से लिखे 3 पन्नों के लेटर को बेड के पास ऐसे मोड़ कर रखा ताकि किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ जाए। घटना को अंजाम देने के बाद भैरवनाथ सुबह 4 बजे के करीब भागकर धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से होते हुए रांची चला गया, वहां से पटना होते हुए मुंबई चला गया। मुंबई में ठिकाना नहीं मिलने पर फ्लाइट से फिर पटना लौटा और पटना से रांची होते हुए 14 अक्टूबर को बोकारो के जैना मोड़ पहुंचा। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए वहां के एक दुकानदार के पास अपना मोबाइल गिरवी रख दिया। उसने खुदकुशी के इरादे से जैना मोड़ में ही सल्फास की 4 गोलियां खा ली और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे BGH हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां से धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सल्फास की गोलियों के बारे में पूछताछ की तो उसने मोबाइल गिरवी रखकर सल्फास खरीदे जाने की बात बताई। पुलिस उसे लेकर उस दुकान पर पहुंची जहां उसने अपना फोन गिरवी रखा था। भैरवनाथ की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जूते का फीता और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में रूपा देवी को उसकी ससुराल भाटडीह मुधा से 24 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। केस की जांच थाना प्रभारी मनोज कुमार कर रहे हैं।